नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल दृष्टि हिंदी पर। प्यारे साथियों, हम अब बहुत ही जल्द ही पीसीएस एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है। इसी क्रम में हम आज से घटना चक्र की सीरीज़ शुरुआत करने वाले हैं। आप सभी जिन बच्चों की तैयारी हो गई होगी, वो सब इस घटना चक्र से अपना संपूर्ण रिवीजन कर सकते हैं। हम सभी विषय के घटना चक्र रिवीजन करेंगे, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र, सभी विषय हम रिवीजन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जो मेन टॉपिक है उससे हम रिलेटेड लगभग सभी टॉपिक कवर करते चलेंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं। आज हम 1857 की क्रांति से शुरुआत करने चल रहे हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। तो कब निर्णय लिया? तो दिसंबर 1856 में। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इसका प्रशिक्षण कहाँ दिया जाना था? तो ये भी कहाँ? दमदम, अंबाला और सियालकोट में। ठीक है। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। तो गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है, तो सूअर को जानते हैं ये मुस्लिम में हराम है और गाय हिंदू में हराम है। तो इसीलिए ये जो अंग्रेज़ थे ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे हम सबको। ठीक है। जो सैनिकों का अनुपात था वहाँ 5:2 का था, जो भारतीयों का था, भारतीय 5 थे, 2 थे, फिर भी ये बहुत प्रताड़ित करते थे। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। तो अगर पूछे कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कब किया? तो 29 मार्च। ठीक है। ठीक है। कहाँ से? बैरकपुर में। और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। तो जो मंगल पांडे थे, इन्होंने हत्या कर दी थी। 2 लोगों, एक पर गोली चलाई थी, एक लोग की हत्या कर दी थी। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा 34वीं बंगाल एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियां थीं, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिकों को असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकार ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिसने उस समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे, आग लगा दी थी और जिसने दावानल के रूप में धारण कर लिया था। ठीक है। अठारह की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट को सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवा कर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। मेजर जनरल विलियम हेबिट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 11 मई 1857 को पहुँचे थे। ठीक है। 10 मई को मेरठ से और फिर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिए थे। ये जरूर ध्यान रखना। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली का लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था कमल और रोटी था। ठीक है। बरेली में रोहेलखंड के भूतपूर्व शासक उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने 1857 विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उनसे वायसराय के पद पर नियुक्त किया। रानी लक्ष्मीबाई, मूल नाम इनकी मणिकर्णिका का था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर वाराणसी में हुआ था। ठीक है। में हुआ था, जो वाराणसी में है। उनके पिता मरणोपरांत झांसी की रानी महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा
गंगाधर राव के साथ हुई। इसकी मृत्यु ग्वालियर में हो गई। जो झांसी की रानी थी, इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, ये कहाँ की वो थी, नेतृत्व कर रही थी, तो ये झांसी से नेतृत्व कर रही थी 1857 क्रांति का। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर 1854 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। तो जो व्यक्तिगत सिद्धांत लाया था, पहले सहायक संधि से कुछ राज्य जो गए थे, सहायक संधि तो बेलेजली ने लाया था, तो हैदराबाद सबसे पहले अपनाया गया था, सहायक संधि के तहत स्वीकार किया गया था। ठीक है, पहले हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में। ठीक है, फिर तंजौर अक्टूबर 99 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में। ठीक है, बरार 1803 में, सिंधिया 4 में, और जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर भी इसमें शामिल थे। ठीक है, एक प्रश्न पूछता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, और डलहौजी जो व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत हड़प किया था, तो उसमें सतारा जो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसे 1848 में हड़पा था। ठीक है, और जैतपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है 1849 में, संभलपुर को 1849 में, और बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में। ठीक है, झांसी को 1854 में, और नागपुर को भी 54 में, और करौली को 55 में, और अवध को जो ठीक है हड़पा था वो 1856 में। ठीक है, कुशासन के नीति के आधार पर इसे हड़पा था। ठीक है, तो इतना जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख लीजिएगा, कहीं भी आता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेजी जनरल ह्यूरोज लड़ते हुए 18 जून 1857 को वीरगति प्राप्त हुए। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोह में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है, लखनऊ अवध विद्रोह का केंद्र बना। ठीक है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लखनऊ अवध में सबसे ज़्यादा 1857 की क्रांति में कहाँ से भाग लिए थे, तो लखनऊ अवध से ही भाग लिए थे। ठीक है, यहाँ से प्रारंभ जब कब हुई थी, तो 30 मई 1857 को यहाँ लखनऊ से प्रारंभ हुई। यहाँ के नेतृत्व जो करता थे वो बेगम हजरत महल थी। ठीक है, फिर यहाँ ब्रिटिश कादिर को नवाब घोषित किया गया। जैसे बेगम हजरत महल जो थी, इनका बेटा था ब्रिटिश कादिर, इसे नवाब घोषित किया गया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च को 1857 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, तो पूछता है प्रश्न की मतलब वहाँ के जो दमन करता थे लखनऊ के, तो कौन है, तो कैंपबेल था। ठीक है, फिर कानपुर में आता है, तो कानपुर 5 जून 1857 को पहुँचता है। कानपुर में एक 1857 क्रांति, और नाना साहब यहाँ, इनका मूल नाम है धोंधो पंत। ठीक है, यहाँ का पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब के साथ एक सेनापति इनके कमांडर इन चीफ रहते थे, जिनका नाम तात्या टोपे था। इनसे बहुत इनको सहायता मिली थी। ठीक है, फिर अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। पूछता है कि कौन इनके सलाहकार थे, तो अजीमुल्ला खान थे। ठीक है, इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांतिदूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे, इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग भी था। ठीक है, फिर हुए 1857 के विद्रोह। जो 1857 का विद्रोह है के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र योला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया। जैसे जो तात्या टोपे हैं, नाना साहब की जब मृत्यु हो जाती है, तो ये तात्या टोपे था जो चला जाता है मुगल सम्राट के दरबार में, वहाँ छिप जाता है। तो यही जो मान सिंह है, मान सिंह इन्हें बता देता है। ठीक है, कि अंग्रेज़ों को बता देता है, जो मान सिंह इसका बहुत करीबी रहता है तात्या टोपे का, तो ये अंग्रेज़ों को बता देता है कि ये मुगल सम्राट के शायद पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन हुमायूं के मकबरे में जहाँ तक छिपा रहता है, तो वहाँ पता चल जाता है। तो वहाँ पर जाते हैं अंग्रेज़ और इसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा 1857 की क्रांति में ऐसा कौन था शासक था जो अपने मित्र को विश्वासघात से पकड़ा गया था, तो ये था तात्या टोपे। ठीक है, फिर अपने कैंप में सैन कर रहे थे, यहाँ पर पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिकों की अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। तो इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिले के जगदीशपुर में वर्तमान भोजपुर जिले में स्थित से संबंधित थे। असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्ता ने वहाँ के अंतिम राजा पौत्र कंदपेश्वर के राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की।
परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को जोधपुर की संयुक्त सेना से पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। ये ध्यान रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला जो हैं बहुत कट्टर विरोधी थे अंग्रेज के, ठीक है। इन्हीं के ऊपर 20,000 रुपया शायद जो लगाया था, 20,000 रुपये कि इन्हें जो पकड़ देगा उसे 20,000 इनाम दिया जाएगा। और ये जिहाद का नारा भी दिए थे, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला जो थे ये जिहाद का नारा भी दिए थे, ठीक। तो ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चेन्नपट्टन में रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद अयोध्या में आकर बच गए। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान किया करते हुए कि कहा, सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेज ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000, सॉरी वहाँ 20,000 हमने बोल दिया था, ध्यान नहीं था, लेकिन 50,000 का इनाम रखा गया था, ठीक है। 1857 की विद्रोह मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 में आगरा में, मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजी की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। और संकट के समय कैनिंग ने एक बहुत अच्छा वक्तव्य कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोहियों में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश का या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपने लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत का अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर में होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, जींद के सिख शासक, यूँ पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजी की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी कि इन शासक तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना या तूफान एक ही लहर में ही हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इसमें महासमर की असफलता के प्रमुख कारण थे। शिक्षित और जमींदार जो थे, इन्होंने कोई रुचि नहीं ली थी। ऑप्शन 2 ध्यान रखिएगा, शिक्षित और जमींदार दोनों थे, ठीक है। फिर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और जो लॉर्ड कैनिंग था, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, ध्यान रखिएगा। कैनिंग भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय भी था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत न्यायिक ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय ही पारित हुआ। 1857 के सिपाही विद्रोह में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से ब्रिटेन में इंडियन म्यूनिटी के नाम से अविवाहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्से ने कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत 1857 की क्रांति हुई उस समय पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 55 से 58 तक था, ठीक है। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना में केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने की नहीं थी, ठीक है, और उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर एकाधिकार करने के लिए क्रम में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 की उसकी मृत्यु हुई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हुई। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि लखनऊ में किसकी किसकी मृत्यु हुई, तो जो हैवलॉक और जनरल नील तथा लॉरेंस, ठीक है।
सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होमर्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। बी.टी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसमें विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा? तो बी.डी. सावरकर ने। ठीक है। और 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन, एस.एन. सेन जिनका शॉर्टकट नाम है, जिनकी पुस्तक 1857 जो 1957 में प्रकाशित हुई थी, सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब बगावत हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया, परंतु सरकारी समिति के अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया। अपनी पुस्तक द शिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 का विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा था। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के में हुए दरबार लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत को सीधे क्राउन से अधीन कर दिया गया। इसमें एक सचिव की नियुक्ति भी की गई थी, सचिव पद का गठन भी किया गया था। इस उद्घोषणा में भारत ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार पर रोक लगा दी और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना है, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति पर त्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की तथा अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए जुलाई 1857 में मेजर जनरल जोनाथन पील अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन से पील आयोग का गठन किया। पूछता है कि जो पील आयोग का गठन कब किया गया? तो 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है। जिसने सेना, रेजिमेंट, जात, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या में 1857 से 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात 1:2 रखा गया था, जबकि मद्रास तथा बम्बई में अनुपात 1:3 रखा गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को चैन गोरखा एवं सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से किया था।